Hello everyone. Today I am going to start the new video, lecture 11 on the topic of Settlement Act 1781. तो आज का हमारा ये लेक्चर न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे सभी लेक्चर को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन के क्लिक करके इस पर और आप हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं। इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी, ठीक है, आपको यहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम सेटलमेंट एक्ट के 1781 में बैकग्राउंड को देखेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम एंड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल रीच्ड टू इट्स क्लाइमैक्स इन 1779 टू 1780। जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। इससे हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से उसके ऊपर लेक्चर बनाया है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और जो इसमें बैकग्राउंड बताया है, इसमें बताया है कि 1779 और 1780 के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। Governor General and Council submitted its petition against the Supreme Court to the British Parliament subsequent to the decision in Patna case and Kosigura case। देखिए, जो गवर्नर एंड जनरल काउंसिल है उसके अगेंस्ट में ये दो केस मैंने आपको अभी बताया है, कोसीजुरा केस और जो पटना केस थे, उसमें डिसीजन आए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में थे और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के अगेंस्ट में थे वो डिसीजन। इस वजह से उन्होंने पिटिशन डाली इन्हीं केस के अगेंस्ट, कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो केस कौन कौन से, पटना केस और जो कोसीजुरा केस है, इसको हम आगे की वीडियो में इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। उन वीडियो को आप देखना जरूर, ठीक है, सीरीज वाइज। इन दोनों लेक्चर पर 3 केस होंगे, तीनों पर मैं सीरीज वाइज इसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा। द ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड जमींदार्स also protested against the jurisdiction of Supreme Court to the British Parliament। जो ऑफिसर थे कंपनी के और जो जमींदार थे, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट, किनके? सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, उनकी जुरिडिक्शन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने पिटिशन फाइल की थी। कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। उन्होंने भी विरोध जताया था इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड अ पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इसी वजह से उन्होंने इन डिस्प्यूटेड को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट करी थी, ठीक है। उस कमेटी का नाम था विच वॉज नोन एज टचेट कमेटी था इसका नाम, ठीक है। टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स एंड रिपोर्ट टू इट। और जो इसके अंदर जो टचेट कमेटी थी, इन्होंने रिपोर्ट फाइल करी थी इसी के लिए, ठीक है, जो भी ये जो डिस्प्यूट राइज हो रहे थे, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी थी ये रिपोर्ट। कमेटी लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। इसी वजह से इस कमेटी ने तभी रिपोर्ट फाइल करी, कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी यह रिपोर्ट बनाकर, और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? सेटलमेंट एक्ट 1781 का, ठीक है। द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज दैट इन ऑल द डिस्प्यूट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक द साइड ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल इम्ब्यूट कैंसल टू इट फ्रॉम द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी डिस्प्यूट हो रहे थे गवर्नर जनरल काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में थे, और इनको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सभी जितने भी डिसीजन थे वो किसके फेवर में कर रहे थे? गवर्नर जनरल काउंसिल के। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशन थी उनको हटाकर उनके अपने कुछ अथॉरिटी बना दी थी, किनके लिए? गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए, और जुडिशन के अंदर ना रह सके, जिससे गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को, सेटलमेंट एक्ट के 1781। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द अमेंड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1771। हमने अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में
हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और इसका ऑब्जेक्टिव था कि सेटलमेंट एक्ट जो हम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम, 1781, इसके अंदर अमेंडमेंट करके इसको 1773 में इसको रिफॉर्म करना था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था जो आज हम ये कर रहे हैं, सेटलमेंट एक्ट 1781। और हमारा दूसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड रिलीफ टू द प्रिजनर्स ऑफ कलकत्ता विच वॉज इम्प्रिजन्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो कलकत्ता के प्रिजनर थे, जो कैदी थे, उनको रिलीफ प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने बोल दिया था कि यह सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आता है। इस वजह से उन्होंने जितने भी प्रिजनर्स थे कलकत्ता के, उनको रिलीफ कर दिया था, उनको छोड़ दिया था। ठीक है, विच वॉज इम्प्रिजन्ड अंडर द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, जमींदार्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, जमींदार है एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, उनको सिक्योर करना है। ठीक है, हु वर एक्टिंग अंडर द ऑर्डर इन अनड्यू रेसिस्टेंस में टू द प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो उनसे हटकर काम कर सके। किनसे? सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से हटकर काम कर सके। कौन? गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, तो अब हम आते हैं अपने प्रोविजंस पर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा बैकग्राउंड हो चुका है। अब हम आते हैं प्रोविजंस पर। हमारे प्रोविजंस है, इसमें 10 प्रोविजंस हैं। ठीक है, इनको हम देखेंगे। दी एक्ट, पहले प्रोविजंस में हम देख लेते हैं कि इसमें किस लिए, मतलब कि प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। दी एक्ट मेड प्रोविजंस टू रिकनसाइल। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में डिस्प्यूट थे, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे, उनको सॉल्व करना था। ठीक है, उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए थे। तो ये प्रोविजंस अब हम देखते हैं। फर्स्ट प्रोविजन कहता है द एक्ट इम्यून द गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रॉम द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वर डन इन पब्लिक कैपेसिटी। जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे उनको इम्यून कर दिया गया था, उनको कैंसिल कर दिया गया था। कहाँ से? जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब वे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशन में वर्क नहीं कर सकते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल, उनकी अलग पावर बना दी गई थी। विच वर डन इन पब्लिक, जो पब्लिक कैपेसिटी में वर्क करते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल किसके अंडर में? जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। द एक्ट डिक्लेयर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट मेक एनी जुडिशन इन रिवेन्यू केसेस। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट थी वह अब उनका रिवेन्यू केसेस से रिलेटेड जुडिशन नहीं थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, यह डिक्लेयर कर दिया गया था इस प्रोविजंस में। ये हमारा सेकंड प्रोविजन है। द पर्सन हु वर हैविंग देयर लैंड्स और हु केम अंडर द एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे प्रोविंस है, कौन से प्रोविंस थे? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। उनमें जितने भी एम्प्लॉयमेंट थे, उनमें जो वर्क कर रहे थे और जिनके लैंड थे वहाँ पर, वो फ्री हो गए थे। किसके कंट्रोल से? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकता था, जो प्रोविंस थे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में। ठीक है, द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी एंड जमींदार्स वर ऑल्सो इम्यून फ्रॉम द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एब्सेंट। जो हमारे ऑफिसर्स थे कंपनी के और जो जमींदार से, उनको इम्यून कर दिया गया था, मतलब कि उनकी कैंसिल कर दी गई थी जुडिशन के सुप्रीम कोर्ट से। मतलब कि जो मैटर थे इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी केसेस थे, उनसे उनको इम्यून कर दिया गया था। मतलब कि अब वो इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन में नहीं आते थे इन दी मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा है फिफ्थ प्रोविजन। दिस एक्ट ऑफ सेटलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द प्रोविंशियल काउंसिल इंडिपेंडेंट इन द डिसीजंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस फ्रॉम द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा सेटलमेंट एक्ट है 1781, इसमें ये क्या प्रोविजन था? इसमें कहा गया था जो फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल काउंसिल इसमें इस्टेब्लिश की गई थी, और वो भी इंडिपेंडेंट, अब वो डिसीजन दे सकती थी इंडिपेंडेंटली, किससे रिलेटेड? सिविल एंड क्रिमिनल केसेस से। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन में नहीं आती थी। ठीक है, ये प्रोविजन था इसका। जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, ये कोर्ट थी एक किस्म से। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट थी, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड अभी डिसीजन दे सकती थी।
अब हमारा आता है 6th प्रोविजन। अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर्स इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। इसमें 6th प्रोविजंस में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो एम्पावर नहीं है, उसके पास पावर नहीं है कि वो एक्शन ले सके जुडिशियल ऑफिसर्स के जो पब्लिक कैपेसिटी में है। ठीक है, अब वो उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर, ये कहा गया है इसमें। अब हमारा आता है 7th प्रोविजन। बट इट डज नॉट मीन दैट दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्शन और फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस दे कुड बी। देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में कहा गया है बट इट डज नॉट मीन दैट दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्शन फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। मतलब कि इसमें ये नहीं कहा गया है, जैसे भी हमने ऊपर देखा है कि यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है जुडिशियल ऑफिसर्स पर। ठीक है, लेकिन 7th हमारा जो प्रोविज़न है इसमें ये कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये मतलब कि करप्ट प्रैक्टिसेस करते रहें, मतलब कि करप्शन करते रहें जुडिशियल अपनी कैपेसिटी में। ठीक है, इसमें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं। दे कुड बी ट्राइड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ब्राइबरी करप्शन एक्सेट्रा। ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड वह उनके ऊपर ट्रायल चला सकती है। बट आफ्टर बीइंग सर्व ड्यू नोटिस अबाउट सच एक्शन, लेकिन उसको सबसे पहले एक ड्यू नोटिस देना होगा इस एक्शन को लेने के लिए। ठीक है, सबसे पहले नोटिस देना होगा उसको, ये आपको ध्यान रखना है। 8th प्रोविजन आता है हमारा द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर प्रिजर्विंग द सिविल एंड रिलीजियस लॉ ऑफ द नेटिव्स। मतलब कि ये प्रोवाइड करता है प्रोविज़न कि जो सिविल और रिलीजियस लॉ थे नेटिव्स के उनको प्रिजर्व करके रखना, मतलब कि उनको सुरक्षित रखना, इनको इस प्रोविज़न में ये कहा गया है। ठीक है, द एक्ट एम्पावर्ड द 9th हमारा प्रोविजन है द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू फ्रेम द रूल्स फॉर सेटलिंग द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन प्रोविंशियल काउंसिल। 9th प्रोविजन में ये कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है अब उसके पास पावर है कि वह रूल फ्रेम कर सकती है ऑन दी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड इन दी प्रोविंशियल काउंसिल में। ठीक है, अब वो रूल फ्रेम कर सकती है प्रोविंशियल काउंसिल में ऑन द रिलेटेड टू द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, अब हम आता है 10th प्रोविजन द एक्ट डायरेक्टेड दैट ऑल द डिफेंडेंट्स ऑफ पटना केस शुड बी रिलीज फ्रॉम द प्रिजन्स ऑन द सिक्योरिटी गिवन बाय गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर पेमेंट्स ऑफ डैमेजेस। 10th प्रोविजन में कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसने मतलब कि जितने भी पटना केस थे, पटना के जितने भी डिफेंडेंट्स थे उनको रिलीज कर दिया था ऑन दी सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के बेस पर उनको मतलब कि रिलीज ही कर दिया था उनको। ठीक है, क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशन में नहीं आते थे। ठीक है, उनको पेमेंट दिए गए डैमेजेस के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।